कि अगर आपका स्टॉक ब्रोकर भाग जाए या फिर बंद हो जाए या फिर बैंकरप्ट हो जाए या फिर उसने किसी भी तरह का आपके साथ डिफॉल्ट किया तो आपके पैसे का क्या होगा, आपके शेयर का क्या होगा, आपके स्टॉक का क्या होगा। और ये सवाल एकदम जायज है क्योंकि इसके पीछे हमने देखा भी है कि एक बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकर ने डिफॉल्ट किया था 2009 में, जिसका नाम है कार्वी। इन्होंने 2000 करोड़ का पूरा लॉस किया था। तो सवाल ये उठता है कि लोगों के पैसे का क्या हुआ, लोगों के शेयर का क्या हुआ या फिर स्टॉक का क्या हुआ, वो वापस मिले या फिर नहीं। किस तरीके की प्रोटेक्शन मिलती है इन्वेस्टर्स को सेबी की तरफ से या फिर स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। इस फ्रॉड के बाद में किस तरह की रेगुलेशन या फिर रूल्स को चेंज किए गए सेबी की तरफ से, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हम क्या एक्शन ले सकते हैं अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी पर ही आज हम खुल के डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी रिसर्च किया गया है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कार्वी स्टॉक ब्रोकर ने फ्रॉड कैसे किया। था 2019 में सेबी के पास में काफी सारे कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई थी। लोगों के अकाउंट से पैसे गायब होना शुरू हो गए थे। लोगों के अकाउंट से या तो पैसे गायब हो रहे थे या फिर अगर वो शेयर खरीद रहे थे तो वो शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहे थे। एक एक हफ्ते तक शेयर उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहे थे, जबकि इसमें मेनली 2 से 3 डेज लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने शेयर को बेचे हैं, सेल किए हैं, तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा था। तो इस तरह से कंप्लेंट्स सेबी के पास आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ बैंक ने कंप्लेंट्स की थी कि उनके लोन्स को डिफॉल्ट किया जा रहा है या फिर उनके लोन्स डिफॉल्ट हो रहे हैं। तो इस मैटर को जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि कार्वी ने बहुत सारे क्लाइंट्स के शेयर को रिक्वेस्ट करके बहुत सारे लोन उठाए हैं। इन्होंने लोन उठाए हैं HDFC बैंक से, एक्सिस बैंक से, ICICI, बजाज फाइनेंस, इन सारे बैंकों से कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई थी। नवंबर 2019 को कार्वी स्टॉक ब्रोकर को सेबी ने बाहर कर दिया था। कोई भी फ्रेश बिजनेस को उठाने में सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकर को 2019 में मना कर दिया, यानी कि वो कोई फ्रेश डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। और फिर इस मैटर को और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किया गया। नवंबर 2019 को NSE एंड BSE ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक्सटेंड कर दिया। उसकी मेंबरशिप को भी रद्द कर दिया गया। उसके बाद इंडसइंड बैंक की एक कंप्लेंट्स की वजह से कार्वी स्टॉक ब्रोकर के प्रमोटर और कार्वी के जो चेयरमैन हैं उनको अरेस्ट कर दिया गया और ये 2021 में हो गया। और साथ में इन्होंने जो बाकी बैंकों के साथ डिफॉल्ट किया था उसको भी ट्रोल किया गया। और फिर सितंबर 2021 में CFO और CEO को भी अरेस्ट कर दिया गया। तो इस चीज को हमने समझ ली कि कार्वी स्टॉक ब्रोकर के साथ क्या हुआ था। अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं ये पूरा स्कैम हुआ कैसे। और इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जो मेरा पैसा है, जो मेरा स्टॉक है, फिर जो मेरा स्टॉक ब्रोकर है, ये जो सिक्योरिटी होती है जब हम स्टॉक को खरीदते हैं या फिर बाय और सेल करते हैं तो ये मूव कैसे करता है। देखिए, जब हम किसी भी स्टॉक को सेल करते हैं तो वो स्टॉक हमारे डीमैट अकाउंट से निकलकर एक पूल अकाउंट में जाता है जो स्टॉक ब्रोकर है उसके अकाउंट में। फिर स्टॉक डिपॉजिटरी के थ्रू यानी कि CDSL या फिर NDSL के थ्रू होती हुई बायर के जो ब्रोकर हैं उनके पूल अकाउंट में जाती है। फिर वो ब्रोकर ट्रांसफर कर देते हैं और ये सब प्रोसेस 2 से 3 दिन का होता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि 2019 तक पावर ऑफ अटॉर्नी लेते थे स्टॉक ब्रोकर। जितना भी बड़ा स्टॉक ब्रोकर है, एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, ये सब के पास में पावर ऑफ अटॉर्नी होता था। और उस पावर ऑफ अटॉर्नी में ये भी लिखा जाता है कि ब्रोकर अपने बिहाफ से स्टॉक को सेल कर सकता है। और ये पावर ऑफ अटॉर्नी इसलिए ली जाती है, जैसे मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने टाइम पर उसको सेल नहीं किया तो ब्रोकर अपने बिहाफ से उसको सेल कर सकता है। और जनरली इसका काम यही होता है। लेकिन उस पावर ऑफ अटॉर्नी को मिसयूज किया कार्वी स्टॉक ब्रोकर ने। जनरली स्टॉक ब्रोकर ऐसा नहीं करता है, लेकिन कार्वी स्टॉक ब्रोकर ने इस पावर ऑफ अटॉर्नी को मिसयूज किया।
तो कार्बी ने बहुत सारे क्लाइंट्स के डीमैट अकाउंट के पावर ऑफ एटॉर्नी का यूज करके अपने पूल अकाउंट के अंडर ट्रांसफर कर लिया और ये चीज क्लाइंट को कुछ भी पता नहीं था और ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को भी नहीं दी गई। तो कार्बी के इस अकाउंट की वजह से बहुत सारी सिक्योरिटी भी हो गई थी। तो जब कार्बी स्टॉक ब्रोकर के पास में बहुत सारी सिक्योरिटी भी हो गई थी तो उसने इस बेसिस पर कार्बी स्टॉक ब्रोकर ने बहुत सारे बैंकों से लोन लेना स्टार्ट कर दिया और बैंक को लगा कि ये तो सारी सिक्योरिटी कार्बी की ही है और जिसकी वजह से कार्बी को बैंकों ने इजीली लोन दे दिया। हालांकि बैंक को भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया। सेबी के नए रेगुलेशंस कहते हैं कि बैंक को ये एंश्योर कर लेना चाहिए कि ये सिक्योरिटी किसकी है। सो इस तरह से कार्बी स्टॉक ब्रोकर ने बहुत सारे बैंकों से लोन उठा लिए। करीब 1000 करोड़ तक इन्होंने कार्बी रेगुलेटरी के अंडर डाइवर्ट किया था और ये पूरा स्कैम 2300 करोड़ रुपए तक का हो गया। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत सारे बैंकों से इनके पास में कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई थी। बाकी सारे बैंकों से काफी सारे क्लाइंट की वजह से इनके पास कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई थी। तो सेबी को यहाँ पर एक्शन तो लेना ही था। तो सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज से कार्बी के ऊपर एक्शन तो लिया और इसके साथ ही इन्वेस्टर्स को अरेस्ट करना भी जरूरी था। फिर ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट में जो भी पैसा था वो भी अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा जो बैलेंस था उसको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर किया गया। सो अप्रोक्स ज्यादातर क्लाइंट्स को अपने पैसे मिल गए और ये चीज अगर टाइम पे होता तो बहुत सारे पैसे बच जाते। तो ये सब केस कार्बी स्टॉक ब्रोकर के साथ में हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि हम आज के टाइम पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे प्रोटेक्टेड हैं, कैसे सेव हैं। और ये कार्बी केस के बाद में काफी सारे चेंजिंग भी की गई सेबी के साथ में। सेबी ने काफी सारे चेंजिंग भी की गई। जब कार्बी स्टॉक ब्रोकर ने फ्रॉड के स्कैम किया तब से सेबी ने और ये कार्बी स्टॉक ब्रोकर के बाद में काफी सारे चेंजिंग भी की गई सेबी के साथ में। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्टॉक ब्रोकर कैसे सेव है, कैसे प्रोटेक्टेड है। तो इसमें सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, जब आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू कोई भी स्टॉक अगर आप बाई कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में जाते हैं और ये आपके डीमैट अकाउंट में आपके ब्रोकर के पास में नहीं होता। ये डीमैट अकाउंट CDSL या फिर NSDL के पास में होता है। ब्रोकर सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है। लेकिन इसके अलावा जो पावर ऑफ एटॉर्नी का मिसयूज हुआ था उसके लिए सेबी ने कुछ नए रूल्स को लागू किया गया है। CDSL ने फॉर एग्जांपल एक चीज को कंपलसरी कर दिया कि जब भी आप किसी भी स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको टी पिन डालना होगा, यानी कि आपको अपना ट्रांजैक्शन पिन डालना होगा और वो टी पिन आप मोबाइल नंबर से जनरेट कर सकते हैं। तो जब आप किसी भी स्टॉक को सेल करते हैं तो आप टी पिन डालकर ही सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ईमेल और मैसेज भी आएंगे। तो इस तरह से हमारी सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि हमारे ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट के ऊपर जो पैसा है वो कैसे प्रोटेक्टेड है, वो कैसे सेव है। और इसके ऊपर भी जून 2021 से और भी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस लगाए गए सेबी के तरफ से। और इस रेगुलेशंस के हिसाब से अगर आपने कोई भी ट्रेडिंग 30 दिन तक नहीं की है तो उसके 3 दिन के अंदर ब्रोकर को आपके अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना जरूरी है। और सेकंड चीज जो इसका मैकेनिज्म है वो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। अब जो भी स्टॉक को बाई और सेल करते हैं तो आप यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी चार्ज को भी भरते हैं। सो यहाँ पर जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं वो अपने अपने रूल्स को लागू किए हुए हैं। यानी कि कुछ अगर डिफॉल्ट हो गया, किसी भी ब्रोकर ने कुछ भी अगर आपके साथ में डिफॉल्ट किया तो यहाँ पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को यूज करना होता है। और कार्बी के साथ में भी 81 करोड़ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को वापस किया गया था। इन सारे मैकेनिज्म के अलावा भी आपके किसी भी तरह के डिस्टर्बेंसी
होती है, किसी भी तरह का आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, कोई डिफॉल्ट होता है, तो आप उसको नोट कीजिए, किसी भी जगह एक आप उसको नोट कीजिए और उसको मेल कीजिए। आपके पास कोई न कोई एक प्रूफ होना चाहिए, और उसके बाद भी अगर आपको रिस्पांस न मिले तो सेबी का एक पोर्टल है sources.gov.in। आप इस वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली सेबी को कंप्लेंट्स कर सकते हैं, और ये ऑनलाइन है और काफी सेफ है, काफी अच्छा है। सो ये काफी सारे तरीके हैं गवर्नमेंट की तरफ से, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, सेबी की तरफ से। इसके अलावा एज ए इन्वेस्टर आपको भी कुछ ध्यान देना होगा कि बहुत ज्यादा छोटे ब्रोकर के साथ में आप अकाउंट न खुलवाएं, बहुत ज्यादा छोटे ब्रोकर के साथ में आप उसको ऐड न करें। इंडिया में काफी सारे टॉप स्टॉक ब्रोकर हैं, जैसे एंजल वन, ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, जिसके साथ आप एक ट्रस्ट कर सकते हैं और अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। मिलते हैं न्यू अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।